पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है उसके लिए मूलतः नीतीश कुमार और भाजपा के लोग जिम्मेवार हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये कहा कि हम लोग इसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल तो बनाया नहीं, सेंट्रल का माने नहीं, जो था उसको भी छत बिछत कर दिया। जैसा अभी अजय यादव जी बता रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, मेट्रो के नाम पर, डबल डेकर के नाम पर जो एक पटना विश्वविद्यालय की एक सैंक्टिटी थी, उसको भी बर्बाद। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मेन बिल्डिंग्स को तोड़कर वहां पर मेट्रो कोई बना सकता है? वहां पर भी मेट्रो बना है, लेकिन हिंदू कॉलेज का या शिरोडी मल कॉलेज का या रामजस की कोई बिल्डिंग तोड़ दी जाए, ये सिर्फ बिहार में ही संभव है। मुझे किसी ने बताया कि साइंस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया मेट्रो के निर्माण के लिए। ये तो इसके लिए मैं सरासर यहाँ पर नीतीश कुमार को दोषी मानता हूं और उनके सहयोगी भाजपा को दोषी मानता हूं। आरजेडी की सरकार तो है नहीं पिछले 15-20 साल से। तो अगर पटना विश्वविद्यालय की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं, भाजपा वाले जिम्मेवार हैं। अब देखिए, और उनकी हालत ये देख लीजिए कि जदयू को तो मुझे बताया गया उनको उम्मीदवार तक नहीं मिले। 2 दिन पहले उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार नहीं मिलने के चक्कर में वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं डर के मारे। देखिए, जनता की प्राथमिकता में सीधे तौर पर पटना यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, वहां के कर्मचारियों का मामला, पढ़ाई का मामला हो या ना हो, जनता की प्राथमिकता में बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था तो है ही। और पटना विश्वविद्यालय में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं? जो 20-25 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो बिहार के परिवार से ही आते हैं। कोई ऐसा गांव, कोई जिला, कोई प्रखंड पंचायत नहीं है जहां के बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, हम भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे हैं, जितने यहाँ सरकारी विभाग में लोग हैं, नेतागण हैं, पत्रकार हैं, जो भी हर अलग अलग विधा में हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। और जब वो लोग पटना यूनिवर्सिटी की आज दुर्दशा को देख रहे हैं, जब वो कैवेंडिश, फैराडे, जैक्सन, मिंटो हॉस्टल के हालात को देख रहे हैं या उसके बारे में हम लोग सुनते हैं, तो दुख होता है कि ये इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी था, उसकी ये हालत हो गई है। सर अब आप बताइए ना, जैक्सन हॉस्टल से या मिंटो से या कैवेंडिश से, फैराडे से कितने IAS IPS बन रहे हैं? आज से 15-20 साल पहले इन हॉस्टल से लोग IAS IPS बनते थे। सिविल सर्विसेज डायरेक्ट लोग यहाँ से कंपीट करते थे। अभी क्या दुर्दशा है, जाकर देख लीजिए। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। कई बार नीतीश कुमार मंच से प्रधानमंत्री साहब एक साथ मंच पर भी रिक्वेस्ट करते हैं, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार उसको मांगना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार के मांगने पर उनको केंद्र में मंत्री पद मिल गया है। कितना सीट चाहिए ये मांगते हैं तो वो मिल जाता है, कितना विधायक लड़ेंगे ये मांगते हैं, मिल जाता है। 42 विधायक होने के बावजूद हम ही खुद मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये मांगते हैं, वो मिल जाता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की जो छात्रों के, लोगों की, बिहार के जो एक भावना से जुड़ा हुआ सवाल है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये मांग सिर्फ दिखावा करने के लिए उन्होंने मंच पर कहा। इसको शर्त नहीं बनाया, ये नहीं कहा कि भाई नहीं बनाइएगा तो हम इससे हमारे रिश्तों में खटास आ सकती है। 2 MLA का सीट अगर कम कर दे भाजपा वाला तो उसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे कि भाई 2 सीट हमारा कम नहीं होना चाहिए, 1 मिनिस्ट्री कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी छत बिछत हालत में है, उसके लिए कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उससे भी दुखद बात यह है कि मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना तो जैसे PMCH को आप बड़ा बना रहे हैं, तो आप बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि खुद इनको कहना चाहिए था। जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये मना कर दिया पब्लिकली कि हम यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, उसी दिन मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक बुलानी चाहिए थी और ये घोषणा करनी चाहिए थी कि बिहार सरकार अपने संसाधन से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी अच्छा बनाकर देगी। तब तो बिहारियों का सम्मान और गौरव होता। जो बिहार, देखिए अभी ABVP वाले यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आप जरा पूछिए तो कि भाई तुम्हारी सरकार है दिल्ली में, किस मुंह से तुम चुनाव लड़ रहे हो ABVP वाले लोग? जिस भाजपा के प्रधानमंत्री ने मंच से कह दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं देंगे,
वो एबीवीपी पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? एमएससीवाई आए हैं चुनाव लड़ने। आप बताइए, अभी तेलंगाना में एक मुख्यमंत्री हैं, जुम्मा 2 साल पहले बने, रेवंत रेड्डी। इस आदमी ने कैमरे पर कहा कि बिहार के लोगों के डीएनए में मजदूरी करना लिखा है, ये लोग बिहारी जो है ये डीएनए मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और एमएससीवाई आकर उन्हीं बिहार के युवाओं के बीच में वोट मांगेगा, और वोट मांगा तो लड़के उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नीतीश कुमार की मानसिकता क्या दर्शाता है? शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं के प्रति उदासीनता है, वो दिखाता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत। आप भी पत्रकार है तो उधर काम बैठ गए, चलिए। और सर, जिस तरह से पुलिस कर्मियों की हत्या हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से दिन ब दिन खराब हो रहा है, अभी भी यूएसपी के तौर पर सुशासन को दिखाया जाता है, आप क्या कहेंगे और क्यों इस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं? पटना में कल 1 करोड़ की लूट हुई है। भाई, पटना में जो लूट हुई है या जो आपराधिक घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है उसको गहराई से समझिए। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का एक बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो इकबाल होता है वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का या जो उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनका डर खत्म हो गया है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल नीतिगत मामला है, अगर आप आंकड़ों में देखिएगा तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है 2017 से, तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है शराबबंदी से। जब से शराबबंदी यहाँ लागू हुई है, नीतीश कुमार वही है, व्यवस्था वही है, पुलिस वही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि उसी पुलिस प्रशासन पर जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर की थी, उसी पर शराबबंदी लागू कराने, उसको चलाने, छिपाने, कमाने का इतना बड़ा बोझ आ गया है कि पूरा टाइम तो वो शराबबंदी और बालू माफिया से ही उलझने में लगा हुआ है, रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का काम करता नहीं। और ये मेरे वक्तव्य नहीं है, इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना सोचे समझे शराबबंदी जैसे कानून बनाने से लॉ एंड ऑर्डर और लीगल पूरा सिस्टम उससे चोक हो गया है। तो आप आंकड़ों में जाकर देख लीजिए, जब से शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद से, चाहे महागठबंधन की सरकार रही हो या नीतीश और भाजपा की सरकार रही हो, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बिगड़ता ही जाएगा। थाने में 10 आदमी है, 10 में 6 आदमी तो खाली शराबबंदी में लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर देख कहाँ रहा है। उसको तो ये देखना है कि कितना शराब पकड़े, कितना से पैसा लें, कितना को छोड़ें, कितना दिखाएं, सर कोई किस बालू के ट्रक को पास कराएं। आप पटना के चारों ओर देख लीजिए, सारा रोड रोज जाम है। क्यों? बालू माफिया यहाँ पर बालू से लोग ट्रक बालू से ढो रहा है, तो रात भर थानेदार और जो पुलिस वाला है वो तो बालू से पैसा कमाने वसूलने में लगा हुआ है। उसको कहाँ इस बात की चिंता है कि लूट कहाँ हो रहा है और कहाँ पर डकैती हो रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, मैं पहले से कह रहा हूँ, शारीरिक और मानसिक तौर पर शिथिल हो गए हैं। अब शारीरिक तौर पर थक गए हैं, प्रशासन की कोई चिंता है नहीं, कोई उनकी भागीदारी है नहीं, तो वो तो प्रशासनिक कार्यों में दिखेगा ही दिखेगा। जब आपके मुख्यमंत्री, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको बातें याद नहीं रह रही हैं, उनको जिला का नाम नहीं याद है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा ही होगा। एक सवाल भैया, आप सभी पत्रकार बंधुओं से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जब भी कुलाधिपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से जब भी आपकी रूबरू आप हो, और कुलपति महोदय से, तो पटना विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट नीतीश कुमार 2005 में जब आए तो सबसे पहले उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करनी थी। देवानंद कुमार साहब ने पटना विश्वविद्यालय में इंट्रेंस से यूजी में एग्जाम लेने की घोषणा की थी, और उसी से एग्जाम होते थे, और उसमें बिहार बोर्ड के या जो गरीब मेधावी छात्र होते थे वो आते थे। अभी वर्तमान कुलपति महोदय हैं, उन्होंने यूजी में इंट्रेंस की परीक्षा को खत्म कर दिया है, जिससे आपके बिहार के तमाम मेधावी बच्चे उसमें नामांकन से वंचित हो जाएंगे। इस सवाल को आप कुलाधिपति महोदय से और राज्यपाल महोदय से, एक बिहार वासी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक चौथा स्तंभ होने के नाते, मैं ये जिम्मेदारी आप पे छोड़ना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने माध्यम से कम इन मुद्दों को आप उनसे पूछिए और इसको लागू करवाने का, इंट्रेंस लागू करवाने की कृपा करवाइए। ये आपसे मेरा प्रार्थना है। क्या बोले बताइए, पिछले 20 साल से कोई ये पहली बार तो सम्मान किया नहीं गया है। अगर आप पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, तो जो सरकार की एजेंसियां हैं, जो रूल ऑफ लॉ है वो पर लागू होगा। लालू जी पर ये आज से थोड़ी नहीं चल रहा है, 1990 से चल रहा है।
रोज नया नया केस आता रहता है। अब क्या केस सही है गलत है वो तो सरकार की एजेंसियां ही बताएंगी, हम लोग तो नहीं बता सकते। हम लोग तो आप लोग के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि भाई आज ईडी ने केस कर दिया, आज सीबीआई ने कर दिया, कभी सम्मन मिल गया, कभी कोर्ट से बरी हो गए, कभी कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो दो बातें हैं, एक तो आप गलत कीजिएगा तो आपको सम्मन तो फेस करना ही पड़ेगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई राजनीतिक द्वेष से अगर उनको परेशान किया जा रहा है तो वो भी आपको समय के साथ दिख जाएगा। लेकिन जहां तक लालू जी के भ्रष्टाचार का मामला है आरजेडी का, तो ये इसको तो कोर्ट्स ने जांच लिया, कन्विक्ट कर दिया, लालू जी जेल लालू जी को जाना पड़ा है। और सिर्फ किसी एक दल के शासनकाल में नहीं, अलग अलग दलों के शासनकाल में, जिसमें कांग्रेस की भी सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, लालू जी की खुद भी सरकार रही, अभी तो भाजपा वाले हैं, सभी सरकारों के रहने के बावजूद जो केस फ्रॉड स्कैम है वो तो चल ही रहा है। 25-30 साल हम लोग बच्चे थे तब से वो केस सुन ही रहे हैं। अरे भाई आप रोज कोई न कोई घोटाला कीजिएगा तो केस तो चलता ही न रहेगा। अब हम लोग उस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ना हमने केस किया है, ना हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, ना हम उसमें कोई विटनेस है, ना कोई हम उसमें प्रतिवादी है। केस हुआ है, हम लोग पढ़ रहे हैं, सरकार की एजेंसियां उसकी जांच कर रहे हैं, ये हम लोग सुन रहे हैं। अब जो निकल कर सामने आएगा वो आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी पता चलेगा।